नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज पर। दोस्तों, ये कहानी चल रही है मंगलसूत्र। इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर के चारों पार्ट पढ़ सकते हैं। ये पांचों पार्ट है, तो चलिए पांचों पार्ट को शुरू करते हैं। विशाल सुहानी को उसके घर छोड़ने जाता है। शांता उसे देखकर कहती है, बेबी को क्या हुआ है? विशाल कहता है, कुछ नहीं, थोड़ी ड्रिंक ज़्यादा कर लिया है। विशाल सुहानी को गोद में उठाकर उसके कमरे की तरफ जाता है। सुहानी को बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट ओढ़ाकर विशाल उसके सिर पर हाथ फिराता है और कहता है, सोते हुए कितनी मासूम लगती है। विशाल वहां से जाने लगता है तो सुहानी नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है। सुहानी कहती है, प्लीज़ विशाल, मुझे छोड़कर मत जाओ। विशाल धीरे से उसके पास जाता है, उसके सिर पर हाथ फिराता है। सुहानी फिर से नींद में चली जाती है। विशाल उसके सिर को चूमकर धीरे से अपना हाथ खींचता है। सुहानी पीछे से देखता है और मन में सोचता है, कितना दर्द भरा है इसके अंदर। विशाल का फ़ोन रिंग करता है। विशाल तुरंत कमरे से बाहर चला जाता है। पिया कहती है, भाई इतनी रात हो गई, आप अभी तक घर नहीं आए, मामी बहुत परेशान हो रही है। थोड़ी देर में विशाल घर पहुंचता है। पिया कहती है, भाई आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे दिल्ली घुमा कर आएंगे। विशाल कहता है, मेरी माँ, घुमा दूंगा, कुछ दिन मुझे केस निपटा लेने दे, तब तक तुझे पापा घुमा देंगे। भाई मामा तो बूढ़े हो चुके हैं, पता है, अब तो इन्हें गलियां भी याद नहीं रहती। कहीं मुझे लेकर गए और दिल्ली में कहीं खो गए तो आप फिर से ढूंढते रह जाओगे। जानकी जी कहती है, सही तो कह रही है, एक बार घर से बाहर जाते हैं, घर आने की गली भूल जाते हैं। राघव जी कहते हैं, ऐसा है, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और पिया, मैं तुझे कहाँ से बूढ़ा लगता हूँ? पिया, मेरे पापा अभी भी रफ एंड टफ हैं, इसलिए तू ज़्यादा मुंह मत चला। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ, सुबह मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। पिया, मैं गलत टाइम पर हॉस्टल आ गई, भाई को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं। राघव जी, बेटा इस वक्त वो बहुत बड़े केस में फंसा हुआ है। सुबह सुहानी जागती है तो उसके सर भारी होता है। शांता क्या को आवाज़ लगाती है। शांता उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है। बेबी, आपने इतने ड्रिंक क्यों की? इससे पहले तो कभी नहीं की। अगर कल विशाल नहीं होता तो आप घर कैसे आती? सुहानी, कल विशाल मुझे घर लेकर आया था। शांता, बहुत ही अच्छा इंसान है वह बेबी, वरना उसकी जगह कोई और होता तो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता। सुहानी, इसलिए तो वह मुझे इतना पसंद है, मुझे पता है वह मुझे संभाल लेगा। शांता, कल मैंने गुस्से में ज़्यादा ड्रिंक कर ली, अब आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। शांता, बेबी, क्या आपके दिल में विशाल को लेकर कुछ है? सुहानी कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है, शायद, पर डरती हूँ उससे कहने से। सबके सामने तुम्हें यह कहती हूँ कि विशाल मेरा दोस्त है, पर मैं जानती हूँ कि वह मेरे लिए क्या है। डर लगता है कहीं अगर उसने मुझे प्यार से अपनाने से मना कर दिया तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अपने आप को समझा लेती हूँ और अपने एहसासों को दबा लेती हूँ। शांता, लेकिन कब तक बेबी? अपने एहसासों को यहीं पर दफन कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि उम्र के तजुर्बे में मैं बता सकती हूँ कि विशाल भी तुम्हें पसंद करता है। मत भूलो सुहानी कि तुम कौन हो, तुम्हारी सच्चाई क्या है। जिस दिन विशाल को तुम्हारा सच पता चलेगा, वह तुमसे प्यार नहीं नफरत करेगा। सुबह विशाल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और नरेश से कहता है, विक्रम का कुछ पता चला? नरेश कहता है, कहाँ सर, सारी खबरियों को लगा दिया है, पता नहीं कौन से बिल में छुप कर बैठा है, मिल ही नहीं रहा। विशाल, कोई बात नहीं, अब हमें वह करना है जो हमने सोचा था, चलो डीएसपी साहब के पास। विशाल डीएसपी साहब के पास जाकर कहते हैं, सर, आपको हमारी हेल्प करनी होगी। अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो विनय को अरेस्ट करने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि आप पुलिस रिमांड में हैं। विनय को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाएंगे, बातों बातों में उससे कबूल करवाएंगे कि उसने क्या जुर्म किए हैं। हम वहाँ पर पहले से ही रहेंगे, उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड करेंगे और उसे अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। डीएसपी विनय से बात करता है और उसे मिलने के लिए मना लेता है। विशाल कहता है, आज शाम 5 बजे पुराने वाले शिव मंदिर में आ रहा है। विशाल नरेश से कहता है, हमारी टीम लेकर हम सब पहले से ही वहाँ पर रहेंगे ताकि उसे किसी भी तरह का शक ना हो सके। जब तक मैं नहीं कहूँगा कोई भी अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेगा। 5 बजे विशाल अपनी टीम को लेकर शिव मंदिर पहुँचता है। डीएसपी विनय को कॉल करता है, पर विनय का कॉल नहीं लगता। डीएसपी, यह फ़ोन लग ही नहीं रहा है। विशाल, हो सकता है नेटवर्क ना हो, आप बार बार ट्राई करते रहिए। इस बार डीएसपी का फ़ोन उठ जाता है और उधर से आवाज़ आती है, सर, मैं विनय सर का गार्ड बोल रहा हूँ, हमारी गाड़ी पर किसी ने अटैक कर दिया है। विनय सर की जान को खतरा है, वे जंगल की तरफ गए हैं, प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। डीएसपी विशाल से कहता है, विनय की जान को खतरा है, कातिल उसके पीछे है, जंगलों की तरफ गया है। विशाल तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है, देखता है गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी थी, सारे गार्ड घायल पड़े थे।
विशाल गार्ड से पूछता है विनय कहाँ गया। गार्ड जंगल की तरफ इशारा करता है। विशाल नरेश से कहता है डीएसपी साहब को और इन सब को ले जाओ। 2 कांस्टेबल अपने साथ लेकर वह जंगल की तरफ चल देता है। विशाल विनय को आवाज़ लगाता है। कांस्टेबल कहते हैं सर रात होने वाली है, घना जंगल है, इसमें किसी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। विशाल मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, किसी की जान बचानी है तो यह हमें करना ही होगा। दूसरी तरफ विनय पागलों की तरह भाग रहा था, तभी यह किसी चीज़ से टकरा कर गिर जाता है। सामने मास्क लगाकर एक शख्स खड़ा था, उसके हाथ में एक खंजर था। विनय उससे कहता है तुम हो कौन, क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हुए हो, क्या किया है मैंने। यह शख्स गुस्से में कहता है आज गुनहगार अपने गुनाहों का हिसाब मांग रहा है, उसे पता भी नहीं कि उसने क्या किया है। अब तू ऊपर जाकर पूछना कि तूने क्या किया है। वह उस पर खंजर से हमला करता है लेकिन विनय बचकर भाग निकलता है। इधर विशाल मोबाइल पर फ्लैशलाइट जलाकर विनय का नाम लेता हुआ जंगल के अंदर घुसता जा रहा था। वो शख्स फिर से विनय के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तू जहाँ जाएगा अपनी मौत को अपने सामने पाएगा। आज तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते कमीने, इतना बड़ा गुनाह करके पूछ रहा है कि मैंने क्या किया है। इतना कहकर वह विनय के पेट पर वार करता है। विनय की चीख पूरे जंगल में गूंजती है। विशाल उस आवाज़ को सुनकर उसी तरफ भागता है। थोड़ी दूर पर विशाल देखता है कि एक शख्स विनय को बुरी तरह से चाकू से मार रहा है। विशाल उस पर फायर करता है पर वह शख्स नहीं रुकता। विशाल दोबारा फायर करता है और इस बार गोली उसके हाथ में लगती है। वह तुरंत वहां से भाग जाता है। जब तक विशाल उसका पीछा करता है वह घने जंगल के अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो चुका है। विशाल विनय की तरफ भागता है जो बुरी तरह से घायल हो गया था। विशाल जल्दी से कांस्टेबल के साथ विनय को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। विशाल नरेश से कहता है मैंने गोली चलाई है, उसका कातिल को गोली लगी है। मुंबई के सारे छोटे बड़े नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, सब जगह उसे ढूंढो, हर छोटी बड़ी केमिस्ट की दुकान पर, क्योंकि हो सकता है वह हॉस्पिटल ना जाए लेकिन दवाइयाँ लेने तो ज़रूर जाएगा। सबको कह दो कि अगर कोई भी घायल इंसान उसके पास दवा लेने आता है तो वह तुरंत पुलिस को इत्तला करे। इधर डॉक्टर विशाल से कहते हैं आई एम सॉरी बट पेशेंट कोमा में जा चुका है। विशाल मैं किधर जाऊं, एक आखिरी उम्मीद बंधी है, वह भी कोमा में चला गया। इधर शहर में के बाहर वही शख्स बुरी तरह हंसता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है इंस्पेक्टर कि तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ पाओगे, मैं इस खेल का मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। फिर कमरे में जाता है, वहाँ पर छोटा सा मेडिकल स्टोर था, वहाँ से दवाइयाँ निकालता है और खुद की ड्रेसिंग खुद ही करना शुरू कर देता है। विशाल घर आता है, पिया उससे कुछ कहना चाहती है लेकिन उसे परेशान देखकर उससे कुछ नहीं कहती। राघव जी कहते हैं बेटा क्या हो गया। विशाल उन्हें सारी बातें बताता है। समझ नहीं आ रहा पापा आखिर यह कौन है। अब तो वह भी कोमा में जा चुका है और डॉक्टर्स का कहना है कि उसे होश कब तक आएगा पता नहीं, शायद अभी आए या ना भी। राघव जी बेटा तू परेशान मत हो, सुबह जाकर एक बार फिर से जंगल में चेक करना, हो सकता है कोई सबूत मिल जाए। विशाल अपने कमरे में काफ़ी परेशान था, तभी उसे सुहानी की का ध्यान आता है क्योंकि वह अपनी हर परेशानी सुहानी के आगे भूल जाता है। विशाल सोचता है सुहानी से बात करके देखता हूँ, उसकी आवाज़ मेरी हर चिंता को ख़त्म कर देती है। विशाल सुहानी का नंबर लगाता है और सुहानी फ़ोन नहीं उठाती। विशाल कई बार सुहानी का नंबर लगाता है पर जब सुहानी फ़ोन नहीं उठाती तो विशाल कहता है मेरा फ़ोन तो यह तुरंत उठा लेती है, हो सकता है आज कहीं बिजी हो, पर आज पूरे दिन उससे बात भी नहीं हुई है। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। विशाल का मन नहीं मानता, वह शांता का नंबर लगाता है। शांता एक्चुअली मेरी सुहानी से बात नहीं हो रही है, यह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। वह ठीक तो है ना। शांता कहती है साहब बीवी जी बिल्कुल ठीक हैं, वह अपनी फिल्म के हीरो के साथ आज डेट पर गई हैं। विशाल को यह सुनकर बुरा लगता है। वह शांता से कहता है कोई नहीं, मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ओके थैंक यू। विशाल उसका लाइफस्टाइल है, तुझे ये सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा। विशाल लेकिन इतना बिजी तो नहीं कि एक बार मेरा फ़ोन भी नहीं उठा सके। डेट नाम सुनकर उसे बुरा लग रहा था। यही सब सोचते सोचते वह सो जाता है। सुहानी घर पर ही थी पर उसने शांता से झूठ बोलने के लिए कहा था क्योंकि अब वह विशाल से दूरी बनाकर रखना चाहती थी ताकि उसके दिल में विशाल को लेकर जो जज्बात पनप रहे हैं उन्हें दफन करना चाहती थी। रात से सुबह हो जाती है लेकिन उस शख्स का कुछ पता नहीं चलता जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। विशाल बहुत परेशान था। नरेश कहता है सर सब जगह पता करवा लिया पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। विशाल गुस्से में कहता है तो क्या उसने अपना इलाज घास फूस से किया है। हो भी सकता है, आजकल आयुर्वेद में काफ़ी तरक्की कर ली है लेकिन गोली का जख्म इतनी आसानी से तो भरेगा नहीं। विशाल कुछ सोचता है और फिर कहता है नरेश चलो जंगल भ्रमण करके आते हैं। विशाल नरेश के साथ टीम को लेकर उस जंगल की तरफ पहुंचता है। नरेश कहता है सर जंगल बहुत घना है,
विशाल कहता है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि रात को मैंने किस जगह से उसे गोली मारी थी। 3 घंटे जंगल में घूमने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। नरेश कहता है, सर यह तो सागर में मोती ढूंढने वाला काम हो गया। विशाल कहता है, मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। तभी एक कांस्टेबल कहता है, साहब इधर आइए, यहाँ पर कुछ है। विशाल देखता है ज़मीन पर पत्तों के ऊपर कुछ बूंदें पड़ी हुई थी जो खून की थी। विशाल कहता है, इसका मतलब या तो वह कातिल इधर से गया होगा या फिर यह विनय का खून होगा। इसका मतलब हम उस जगह के बहुत पास हैं। इस जगह की अच्छी से छानबीन करो। 1 घंटे की छानबीन के बाद आखिरकार नरेश उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे विनय मिला था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें खून की बूंदें मिलती हैं। विशाल कहता है, जब मैंने उसे गोली मारी थी तो इसी तरफ गया था। और आगे बढ़ने पर विशाल के पैरों के नीचे कुछ आता है। विशाल देखता है, यह तो खंजर था। विशाल, यह वही है जिससे उसने विनय को मारा था। नरेश कहता है, सर यह खंजर कुछ अजीब नहीं लग रहा। इसका डिज़ाइन लगता है जैसे किसी राजा महाराजा का हो। विशाल, नरेश पता करो यह खंजर किस दुकान का है। मुझे कल शाम तक इसकी रिपोर्ट चाहिए। सुहानी अपना सूट पूरा करके निकलती है। मीडिया उससे कुछ सवाल पूछती है पर किसी का जवाब नहीं देती। आंखों पर चश्मा चढ़ाती है और बाहर निकल जाती है। 2 दिन से उसने विशाल से बात नहीं की थी। एक तो वह खुद उससे दूर रहना चाहती थी, दूसरा उससे ना मिलने पर, उसने बात ना करने पर उसे अपने अंदर कुछ अधूरा सा लग रहा था। सुहानी ड्राइवर को गाड़ी बीच पर ले जाने के लिए कहती है। ड्राइवर को गाड़ी में छोड़कर अकेली ही समुद्र की तरफ चली जाती है। कुछ देर खड़े होकर दूर तक फैली हुई समुद्र को देखता है। सुहानी सोचती है, समुद्र कितना विशाल है, इसके अंदर कितना कुछ समाया है, कितना अकेला है, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी जिंदगी में सब कुछ है, पैसा, रुतबा, अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ प्यार। शायद ऊपर वाला मेरी किस्मत में लिखना ही भूल गया। सुहानी अपने ख्यालों में इतना खोई थी कि उसने ध्यान भी नहीं दिया कि कब विशाल आकर उसके पास खड़ा हो गया और उसे देखता है। थोड़ी देर बाद विशाल का फ़ोन रिंग करता है। तब सुहानी विशाल की तरफ देखती है और विशाल फ़ोन करने वाले को 100 गालियाँ सुनाता है। सुहानी विशाल को देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विशाल, अब आपके पास हमसे बात करने का वक्त नहीं था तो हमने सोचा चलिए हम ही आपसे मिल लेते हैं। सुहानी, हाँ हम इस समय काफ़ी व्यस्त थे इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाए। विशाल, कुछ परेशान लग रही हो। सुहानी, नहीं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। विशाल, मुझसे कुछ छुपा रही हो। सुहानी, सुहानी, नहीं विशाल, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी। विशाल, अच्छा चलो थोड़ी देर बैठते हैं। सुहानी, नहीं विशाल, मैं घर जाऊंगी, शाम को मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। विशाल, अपनी फिल्म के हीरो के साथ डेट पर जाना है। सुहानी थोड़ी गुस्से से, मुझे लगता है ये मेरी लाइफ है विशाल, और मुझे किसके साथ क्या करना है, कहाँ जाना है, यह डिसीजन भी मेरा ही होना चाहिए। विशाल, सॉरी मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। सुहानी, विशाल, एक न एक दिन मुझे भी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। आदित्य ने मुझे शादी का ऑफर दिया है। विशाल, तो तुमने क्या फैसला किया? सुहानी, सुहानी, अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया, इस पर विचार कर रही हूँ। विशाल को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है, पर फिर भी वह चुप रहता है। सुहानी वहाँ से जाने लगती है। विशाल कहता है, सुहानी, 2 दिन बाद पिया का बर्थडे है। हर बार तो वह हॉस्टल में रहती है, इस बार घर में है, तो मैंने सोचा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या थोड़ी देर के लिए आ सकती हो? सुहानी एक भी बार विशाल की तरफ नहीं देखती और कहती है, मैं कोशिश करूंगी विशाल, प्रॉमिस नहीं करती क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है। सुहानी वहां से चली जाती है। विशाल वहीं पत्थर पर बैठ जाता और कहता है, क्यों सुहानी, कुछ दिन पहले तक तो तुम मेरे घर आने के बहाने ढूंढा करती थी और आज तुम्हारे पास वक्त नहीं है, मेरा फ़ोन उठाने का वक्त नहीं है, मुझसे बात करने का वक्त नहीं है। शायद मैं ही बेवकूफ़ था, तुम्हारी दोस्ती को कुछ और ही समझ बैठा। मुझे समझना चाहिए कि तुम्हारी और मेरे बीच कितना अंतर है। ठीक है सुहानी, जिस चीज़ में तुम्हारी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। सुहानी अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। शांता उसके पास आती है। सुहानी उसके गले लगकर रोती है और कहती है, क्यों शांता, ऊपर वाले ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई है? मैं चाहकर भी विशाल से दूर नहीं रहना चाहती हूँ, पर मैं उसके करीब भी नहीं जा सकती। आज मैंने उसे बहुत हर्ट किया। देखा था मैंने उसकी आंखों में, जब मैंने उससे कहा कि आदित्य ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, तो उसकी आंखों में नमी को देखा था मैंने। शांता उसका सिर सहला कर कहती है, बेबी शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ शांता, मैं अपने हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ रही हूँ। मेरे पास भी दिल है, मेरे भी कुछ सपने हैं जो शायद कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। क्या फ़ायदा शांता इस दौलत का, इस शोहरत का, इस रूप का, जब मैं अपने प्यार, अपनी मोहब्बत को ही अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकती। मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ शांता, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरी तन्हाई। मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ, शांत रहना चाहती हूँ। शांता, मैं मनाली जा रही हूँ।
यहाँ पर 2 दिन का सूट है और बचा है, उसे पूरा करके मैं रात में मनाली निकल जाऊँगी। तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं कहाँ गई हूँ। जब मेरा मन शांत हो जाएगा मैं खुद वापस आ जाऊँगी। नरेश विशाल को बताता है, सर एक चाकू बनाने वाला है। उसका कहना है कि इस तरह के चाकू उसके फूफा बनाते हैं जो कि जोधपुर में रहते हैं। विशाल मुस्कुराकर कहता है, एक बार हमें फिर से राजस्थान की गलियों में जाना होगा। नरेश मेरी बात मानो, इसका लिंक भी मिस्टर विक्रमजीत के पास ही जाकर रुकेगा। सर मुझे भी यही लगता है, क्योंकि जब से विक्रम की हवेली पर गया था तो मैंने देखा था उसके घर में काफ़ी शाही सामान है। चलो फिर एक बार राजस्थान की गलियों में चलते हैं। खंबा घड़ी नरेश भाई साहब। नरेश मुस्कुराकर कहता है, क्या सर आप भी जैसी ही सिचुएशन हो, मतलब हंसी लेते हैं। विशाल, भाई शक्ल अच्छी ना हुआ तो क्या हुआ, बात तो अच्छी कर लिया कर, हंसने से टेंशन कम होती है। कभी तू भी ट्राई कर ले। नरेश, सर हमारी तो जब से शादी हुई है तब से हम हंसना ही भूल गए हैं। विशाल, वह क्यों भाई? अरे सर अगर मैं खुश होकर घर पहुंचता हूं तो मेरी बीवी पूछती है, किस बात पर इतना खुश हो रहे हो, कहीं किसी और से चक्कर तो नहीं चल रहा है। सर अगर मैं उदास होकर घर पहुंचता हूं तो मेरी बीवी कहती है, तुम्हारा मुंह उतरा रहता है, कोई दिखेगा तो सोचेगा तुम अपनी बीवी से खुश नहीं रहते हो। जब देखो सर, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। विशाल, भाई नरेश कुछ दिन की छुट्टी ले और अपनी बीवी को घुमाने ले जाओ, उसके साथ समय व्यतीत कर, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब हम ही को ही एक कमरे में बंद किया कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? वह बेचारी भी पूरे दिन उसी चार दीवारी में रहकर परेशान हो जाती है। हम आदमी तो तब भी बाहर आकर अपना मन बहला लेते हैं, लेकिन वह कहाँ जाए? कभी कभी उन्हें भी वक्त दिया करो, बाहर ले जाया करो, फिर देखो कैसे खुश नहीं रहती। नरेश, सर बताइए कब दे रहे हैं छुट्टी? विशाल, वाह बेटा, मेरी ही बिल्ली मुझे ही म्याऊं, मतलब मैंने तरीका बताया और मेरे ही सर चढ़ गए। फिलहाल विक्रम जी को ढूंढ लीजिए, केस सॉल्व कर लीजिए, फिर जाइए छुट्टी पर। विशाल घर आता है। पिया दौड़कर उसके गले लग जाती है और कहती है, भैया आज ना मैं गेटवे ऑफ इंडिया घूमने गई थी, पर मामा ना बूढ़े हो गए हैं, उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। अगली बार कहीं भी जाऊंगी ना तो आपके साथ ही जाऊंगी, वरना मुंबई में खो जाऊंगी। राघव जी, अरे मेरी उम्र हो गई है, दिमाग से उतर जाती है चीज़ें। यह लड़की तो जब देखो तब पटर पटर करती रहती है। जानकी जी, 2 दिन बाद इसकी सालगिरह है, 24 की पूरी हो जाएगी। तुम लोगों ने कुछ सोचा है इसकी शादी के बारे में? पिया, मामी तुम तो चुप ही करो, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। विशाल, माँ इसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो, अभी 1 साल और बाकी बचा है पढ़ाई में, इसके बाद करेंगे शादी। विशाल, माँ पापा मैं राजस्थान जा रहा हूँ आज रात में। पिया, भाई लेकिन 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है। विशाल, अरे पागल, तो मैं कौन सा महीने भर के लिए जा रहा हूँ, बस कुछ छानबीन करनी है इसलिए जा रहा हूँ, परसों सुबह तक वापस आ जाऊँगा और फिर शाम को मिलेंगे, मिलकर करेंगे तेरे बर्थडे सेलिब्रेट। जानकी जी, बेटा तूने सुहानी को बुलाया है? विशाल, हाँ माँ मैंने उसे बता दिया है, लेकिन वह आजकल बहुत बिजी रहती है, शायद आ भी जाए और शायद नहीं भी। विशाल अपने कमरे में सामान पैक करता है और सोचता है एक बार सुहानी को कॉल करके बता दूं कि मैं राजस्थान जा रहा हूं। विशाल फ़ोन मिलाता है पर सुहानी का नंबर नहीं लगता। विशाल सोचता है आखिर क्या हो गया जो सुहानी मुझसे इतना दूर रहने लगी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? प्लीज़ सुहानी, अगर मुझसे नाराज़ हो तो मुझे बताओ, इस नाराज़गी का कारण क्या है? प्लीज़ मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो। रास्ते में विशाल सुहानी के बारे में ही सोचता है। नरेश उसे कहता है, सर कोई प्रॉब्लम है? आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। विशाल, भाई नरेश, ज़िंदगी तो प्रॉब्लमों से भरी है, अभी तो फ़िलहाल इस केस को सॉल्व करने की सबसे बड़ी टेंशन है। दोनों जैदपुर पहुंचते हैं, उस दुकान वाले का पता लगाकर उसके पास पहुंचते हैं। दुकान वाला कहता है, के भाया के चाय? विशाल, राम राम भाया। नरेश उस दुकान वाले को पिक्चर दिखाता है और कहता है, इसको जानते हो? दुकान वाला कहता है, भाया तुम लोग मुंबई से हो? विशाल कहता है, जी भैया सही पहचाना। दुकान वाला देखता है और कहता है, बिल्कुल ऐसा खंजर तो सेठ ठाकुर साहब के वास्ते बनाया था। विशाल, ठाकुर विक्रमजीत सिंह के लिए? दुकान वाला, सही कहे हो भैया। विशाल नरेश से कहता है कि जितने भी सबूत मिले हैं इनको गवाह के तौर पर तैयार रखो। जब विक्रमजीत पुलिस के शिकंजे में आएगा तो कोर्ट उसमें इनमें इसके खिलाफ गवाही देनी होगी, ताकि उसके पास बचकर जाने का कोई भी मौका ना हो। विशाल वापस मुंबई आ जाता है। आज पिया का बर्थडे था, सुबह से ही चहकती धूम रही थी। विशाल लगातार सुहानी का नंबर लगाता है पर उसका नंबर नहीं लगता। विशाल का दिल नहीं मानता और वह सुहानी के घर पहुंच जाता है। वहां पर शांता उसे बताती है कि सुहानी शूटिंग की वजह से कहीं बाहर गई है, कहाँ गई है उसे नहीं पता। विशाल, सुहानी अब तुम्हारे और मेरे बीच कितनी दूरी आ गई है कि तुमने मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया है। जानकी जी विशाल से पूछती है, सुहानी आ रही है शाम की बेटा? विशाल, माँ शूटिंग के लिए बाहर गई हुई है। जानकी जी, चलो कोई बात नहीं बेटा, अब उसका बेचारी का काम ही ऐसा है,
विशाल सही कह रही है माँ, सुहानी और हमारे बीच काफ़ी फासले हैं। जानकी जी राघव जी से कहते हैं, अपना विशाल इतना उदास क्यों है? पता नहीं, शायद किसी चीज़ को लेकर परेशान है, शायद अपने केस को लेकर जो इतने दिनों बाद भी कातिल को नहीं पकड़ पाए हैं। शाम को पिया का बर्थडे पार्टी में विशाल होकर भी नहीं था। सबको दिखाने के लिए वह हंसते रहा था, पर उसके अंदर कुछ चल रहा था। सुहानी उसके साथ जैसा बिहेव कर रही थी, उसे लेकर वह बहुत ही परेशान था। पिया बार बार विशाल को डांस करने के लिए कहती। विशाल कहता, गुड़िया इस समय मैं परेशान हूँ तो एंजॉय करना। राघव जी विशाल के पास जाकर कहते हैं, क्या बात है बेटा, देख रहा हूँ कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। विशाल कहता है, पापा मैं केस को लेकर परेशान हूँ। घूम फिर कर हर चीज़ विक्रमजीत के ऊपर ही जाकर रुक जाती है। ये विक्रमजीत है कहाँ? राघव जी, बेटा परेशान होने से किसी भी समस्या का हल नहीं मिलेगा। ठंडे दिमाग से सोच, और तू तो हर वक्त हंसता रहता है। तेरे चेहरे पर जो ये उदासी छाई है ना, ये केस को लेकर नहीं है। तेरा बाप हूँ बेटा, इतना तो समझता हूँ तुझे। तू सुहानी को लेकर परेशान है ना? देखो बेटा, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, अगर तुम्हारे दिल में सुहानी के लिए कुछ भी है, बस इसे यहीं पर रोक दो। मैंने तेरी माँ से भी कहा था कि तुझ में, और तुझसे भी कह रहा हूँ, बहुत फ़र्क है सुहानी में और हम में। जिस तरह की ज़िंदगी वो जी रही है, उस तरह की ज़िंदगी जीने का हम सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। विशाल, पापा अच्छे से जानता हूँ, पर फिर भी नहीं कि खुद को रोक नहीं पाता। पर आप सही कह रहे हैं, वह ख्वाब कभी नहीं देखने चाहिए जो कभी पूरे ना हो सके। नरेश का फ़ोन आता है विशाल के पास। वह उसे बताता है कि खबरी ने बताया है कि विक्रम को 2 साल पहले मनाली में देखा गया था। सर, हमारे यहाँ पर वह रुका था, वह आदमी जिसे उस जगह तक भी पहुँचा सकता है। विशाल कहता है, कल सुबह की 2 टिकटें बुक करा लो, मैं और तुम दोनों चलेंगे। राघव जी कहते हैं, बेटा कहाँ जाना है? विशाल कहता है, पापा 2 साल पहले किसी ने विक्रम को मनाली में देखा था, बस वहीं जा रहे हैं, शायद वहाँ से कोई सबूत मिल सके। मनाली। सुहानी अकेली खड़ी होकर दूर तक फैले बर्फ की चादर को देख रही थी। मोबाइल से विशाल की फ़ोटो निकाल कर देखती है। विशाल, तुम क्यों आए मेरी ज़िंदगी में? जैसे भी थी मेरी ज़िंदगी चल रही थी, तुम्हारे आने से एक बार मेरे दिल में फिर से ज़िंदगी की चाहत बढ़ने लगी है। किसी के लिए हंसने का दिल करता है, तुम्हारे साथ रहने का मन करता है। तुम्हारा साथ पाकर मैं अपनी ज़िंदगी की हर तकलीफ़ भूल जाती हूँ। यह जानते हुए भी कि कुछ नहीं हो सकता मेरे और तुम्हारे बीच, फिर भी यह दिल क्यों तुम्हारी तरफ खींचा जा रहा है? मैं तुमसे दूर यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हारी याद भी मेरे पास ना आए। और देखो, तुम मेरे पास नहीं होकर भी हर वक्त मेरे पास रहते हो, क्योंकि तुम्हारी यादें मेरे जेहन में जाती ही नहीं है। अगली सुबह विशाल मनाली के लिए निकल पड़ता है, इस बात से अनजान कि जिस सफ़र में वह जा रहा है उसकी सुहानी भी वहीं पर है। जिससे मिलना तकदीर में लिखा हो, आप कितना भी चाहें वह आपसे के करीब आ ही जाता है। सुहानी विशाल से दूर मनाली आई, और देखो किस्मत विशाल को एक बार फिर से सुहानी के करीब ले आई। मनाली पहुंचकर विशाल के दिल को सुकून मिलता है। पता नहीं क्यों, पर उसका दिल बहुत खुश होता है। पर हम जानते हैं कि वह क्यों खुश है, क्योंकि उसकी सुहानी यहाँ पर है। वैसे मानना पड़ेगा आप लोगों को, हम बहुत इंटेलिजेंट है। विशाल वह आदमी कहाँ है जो हमें मिलने वाला था? तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है, राम राम साहब जी। विशाल, तुम जानते हो विक्रम के बारे में? वह आदमी कहता है, जी साहब जी, दरअसल 2 साल पहले जब वह यहाँ पर रहते थे, मेरी माँ उसके पास काम करती थी। उस दिन जब हम उनको फ़ोटो देखा तो हम पहचान लिए। विशाल कहता है, तुम हमें लेकर चल सकते हो जहाँ पर रहते थे? आदमी कहता है, जी साहब जी बिल्कुल, गाड़ी बाहर खड़ी है। वैसे साहब जी, आप उनका पता क्यों लगा रहे हैं? कुछ तो हो गया हो क्या उनको? विशाल कहता है, उनकी कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनकी वजह से दूसरों को हुआ। हम उनको मर्डर केस के सिलसिले में ढूंढ रहे हैं। अरे बाप रे साहब जी, मतलब वह साहब जी खूनी थे? राम राम राम, मतलब कितने दिन हम एक खूनी के साथ रहे? थोड़ी देर में विशाल एक खूबसूरत बंगले के बाहर था। विशाल नरेश से कहता है, बस एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, विक्रम जी के बंगले बड़े खूबसूरत हैं। आदमी कहता है, साहब जी 2 साल पहले जब वह यहाँ पर आए थे तो इसी बंगले में रुके थे। विशाल कहता है, तो इस वक्त यहाँ पर कोई और रहता है? आदमी कहता है, साहब जी अभी तक तो कोई नहीं रहता, पर अभी 1 दिन पहले एक मैडम जी आई हैं यहाँ पर। विशाल नरेश के साथ अंदर जाता है। एक औरत बाहर निकल कर आती है और कहती है, क्या चाहिए आपको? विशाल, यह बंगला पहले विक्रमजीत ठाकुर का था। वह कहती हैं, साहब हमें नहीं पता, हम तो यहाँ पर काम करते हैं। वैसे तो यह बंगला बंद ही रहता है, हम बस महीने में एक बार यहाँ पर सफाई करने के लिए आते हैं। हमारी मेम साहब यहाँ कभी कभी आती है, फिलहाल उस समय वह यहीं आई हुई है, अभी बाहर गई है। जब वह आए आप उनसे तब पूछ सकते हैं। विशाल कितनी देर से
कितनी देर में वापस आएगी? औरत कहती है साहब अब यह तो हम नहीं बता पाएंगे, आप लोग अंदर आ जाइए, थोड़ी देर में मेम साहब आ जाएं। नरेश कहता है सर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। वह आदमी कहता है साहब अब हम चलते हैं। विशाल फिलहाल अभी के लिए जा, पर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें दोबारा बुला सकते हैं। आदमी कहता है जी साहब चलते हैं, राम राम। विशाल और नरेश दोनों अंदर बैठते हैं और औरत उसके लिए चाय बनाकर लाती है और कहती है वैसे साहब आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? विशाल कहता है तुम हमारे बारे में जानते नहीं, पर फिर भी तुमने हमें घर के अंदर बुला लिया, डर नहीं लगता? औरत कहती है साहब बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आज तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। भले ही ये छोटी जगह है लेकिन यहाँ पर क्राइम बहुत कम होते हैं। विशाल हम मुंबई से आए हैं और हम पुलिस वाले हैं। औरत कांपने लगती है। विशाल कहता है रिलैक्स रिलैक्स, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। थोड़ी देर में बेल बजती है। औरत कहती है मैम साहब आ गई। सुहानी अंदर आती है। वह औरत कहती है मैडम जी मुंबई से पुलिस वाले आए हैं, पहले जिसका बंगला था ना उसके बारे में पूछ रहे हैं। सुहानी जल्दी से अंदर आती है। विशाल सुहानी को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। नरेश तुरंत कहता है सुहानी जी आप यहाँ? विशाल सुहानी की तरफ देखता है और कहता है तुम मनाली में क्या कर रही हो? सुहानी कहती है क्यों, गवर्नमेंट ने मनाली आने पर बैन किया है क्या? विशाल यह बंगला तुम्हारा है? सुहानी जी। विशाल बता सकते हो बंगला तुमने किससे लिया? सुहानी यह बंगला मेरी माँ ने लिया था। विशाल तुम्हारी माँ तो सालों पहले मर चुकी थी ना? सुहानी विशाल तुम मुझसे फालतू के सवाल क्यों कर रहे हो? विशाल माफ़ कीजिएगा मैडम, बट इस वक्त मैं पुलिस वाला हूँ, एक खूनी को ढूंढ रहा हूँ। सुहानी तुम्हें यहाँ मेरे घर पर खूनी मिलेगा? विशाल खूनी ना सही पर कुछ सबूत तो मिलेगा। सुहानी तुम मुझे फिजूल में परेशान कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। विशाल तुम्हारे पापा को तो पता होगा कि यह बंगला किससे खरीदा गया है? सुहानी शायद पता होगा। विशाल हमें जिस शख्स की तलाश है यह 2 साल पहले इसी बंगले में रहता था। जब ये बंगला तुम्हारा है तो कोई और यहाँ पर कैसे हो सकता है? सुहानी मैं यहाँ पर कभी कभी आती हूँ, पापा घर से बाहर कभी निकलते नहीं, यह बंगला सालों यूं ही बंद रहता है, हो सकता है यहाँ का जो टेकर केयर है उसने किसी को रखा हो यहाँ पर। विशाल यहाँ का टेकर केयर कौन है और कहाँ रहता है? सुहानी उसकी 6 महीने पहले मौत हो गई है, पर अगर तुम उसकी फैमिली वालों से मिलना चाहो तो मिल सकते हो। विशाल बिल्कुल मिलना चाहूँगा। विशाल नरेश से कहता है जहाँ पर टेकर केयर रहता है वहाँ पर चलते हैं। सुहानी कहती है बाहर बर्फ़ गिरने वाली है, ऐसे में रास्ते बंद हो जाएंगे। उसका घर यहाँ से काफ़ी दूर है और रास्ते में बर्फ़ गिरने की वजह से रास्ता बंद हो सकता है, इसलिए अगर आप लोग कल सुबह जाएं तो बेहतर होगा। नरेश कहता है सर मुझे लगता है सुहानी जी सही बोल रही है, वैसे भी वहाँ पर बहुत बर्फ़ होती है, अगर कहीं फंस गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। विशाल सुहानी से टेकर केयर का एड्रेस लेकर वहाँ से चला जाता है। सुहानी को विशाल का भी बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। सुहानी सोचती है विशाल मेरे साथ इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहा है? वैसे तो उससे दूर रहना चाहती थी, पर आज जब वह मुझसे दूर है तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? तो दोस्तों इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। अब जानते हैं कि क्या विशाल को कुछ क्लू मिलता है कि नहीं, कुछ सुराग मिलते हैं कि नहीं, जानते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।